why don't you we'll actually make you like a supermodel and stuff like that. Why don't you do this and that and everything? I mean like why don't you be with me? मतलब एक ऐसा हो गया था कि एक ने लिटरली मुझे ऐसे घर पे बुलाया. हाँ, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा. लिटरली उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और बातें की ऐसे ऐसे, और फिर मेरे करीब आके बैठ गए. ठीक है, मेरे बिल्कुल करीब आके बैठ गए और बोले कि दानिश, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट डेटिंग ईच अदर. ठीक है, एंड देन आई विल मेक यू अ सुपर मॉडल एंड then you'll get car and everything. Client really loves you, but the thing is, he wants to see your bare body, he wants to see how exactly you look in your bare body. मैंने बोला कि ये कैरेक्टर तो उसका ये मॉडलिंग के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है. नो बट द थिंग इज़ ही वांट्स टू सी ना कि मतलब हाउ यू लुक इन दैट. मैंने बोला ओ अच्छा, लेकिन उसका तो मतलब ही नहीं होता है बेयर बॉडी का. नहीं, यू हैव टू सेंड इट, ही हैज़ टू सी हाउ एग्जैक्टली यू आर शूटिंग. एंड अच्छा भाई, तू मुझे मेरा काट रहा है अभी. ठीक है, समझ गया. ये पता, ये मैं जानता हूँ, मेरे को कितनी बार मैसेजेस ये आए थे पहले कि प्लीज सेंड योर बेयर बॉडी शॉट्स, एंड सेंड प्रॉपर ओनली इन योर शॉर्ट्स. ओके, सो ही वांट्स, द क्लाइंट वांट्स टू सी योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी. मैंने बोला व्हाई ही वांट्स टू सी माय अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी. मेरा नाम है दानिश पांडोर. हाल ही में मेरी मूवी रिलीज़ हुई है 1920, और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पे. आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं. आपकी फिल्म रिलीज हो गई है और खूब देखी दिखाई जा रही है इस समय. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, तो सबसे पहले तो ये फिल्म आपको कैसे मिली, कहाँ ऑडिशन कब दिया था, कैसे क्या क्या हुआ? एक्चुअली हालांकि इसका मैंने ऑडिशन नहीं दिया था. तो इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है. तो एक जगह पे मैं एक मीटिंग के लिए गया था एक प्रोडक्शन हाउस में. सो बेसिकली वहाँ का जो डायरेक्टर था उसको मेरा लुक टेस्ट बहुत पसंद आया था, और वो लुक टेस्ट तकरीबन 3-4 घंटे चलता रहा. और तब से उसने मुझे ध्यान में रखा, और मुझे एक्चुअली लग ही रहा था कि मैं वो शो कर लूँगा, बट वॉज अ ब्लेसिंग कि वो शो हुआ नहीं. तो उसके 2-3 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दानिश, आप थोड़ी देर के लिए भट्ट साहब के ऑफ़िस में आ सकते हो, विक्रम सर के ऑफ़िस में, यहाँ पे जो है उनके ऑफ़िस में आ सकते हो. तो मैंने कहा बिल्कुल यार. तो बोलते कि मैं वहीं चीज़ें नरेट करूँगा एंड ये सब. तो वहीं हमारी मुलाकात हुई. भट्ट साहब बैठे थे वहाँ पे और विक्रम सर भी थे. तो दोनों से मुलाकात हुई एंड आई वाज लाइक, अरे भट्ट साहब से मिलने का मौका मिल रहा है, विक्रम सर से मौका मिल रहा है मिलने का. सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिज फिल्म्स. 1990 के दशक से आई हैव ऑलमोस्ट सीन ऑल हिज फिल्म्स एंड इट वाज लाइक वंडरफुल. एंड it was like so surreal कि आप when you're growing up watching someone and you actually get to meet that person and then finally they actually narrate you the script and stuff and they. और भट्ट साहब ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि कोई भी सीन है ना, अपनी तरफ से एक सिचुएशन देता हूँ, आप परफॉर्म करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी क्षमता क्या है एज एन एक्टर. ही जस्ट वांटेड टू सी कि मतलब ये कर सकता है कि नहीं. ठीक है, तो एक सिचुएशन दी और मैंने मतलब वही तुरंत उस वक्त मैंने बोला सर 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट देना, मैं थोड़ा थॉट प्रोसेस के साथ करके मैं देखता हूँ मैं कैसे क्या करूँगा. 5 मिनट हुआ, फिर मैंने परफॉर्म किया एंड ही इज़ लाइक ठीक है शाबाश, करते हैं कुछ. ठीक है, तो उस वक्त उन लोगों ने ऐसे एम्बिग्विटी में रखा था कि बताया नहीं था एग्जैक्टली क्या क्या है. लेकिन फिर 2 दिन के बाद मुझे कृष्णा भी थी वहीं पे उस वक्त जब ये सारी चीज़ें चल रही थी. और तो 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया उनकी तरफ से कि कैन यू कम टू द ऑफिस फॉर द नरेशन ऑफ द फिल्म. मैंने बोला ये किस चीज़ के बारे में, कौन सी मूवी के बारे में. बोले यू कम टू द ऑफिस ना, हम आपको बताएंगे कि क्या है, किस चीज़ का है ये सब. तो मैंने बोला मैं अभी मेरी एक डबिंग चल रही है एक चीज़ की, तो वो उससे फारिग होकर मैं तुरंत आता हूँ नरेशन के लिए. मैं आया, वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि सी दानिश वी वांट टू, सो भट्ट साहब एंड महेश भट्ट सर एंड विक्रम सर, उन लोगों ने बोला सी वी वांट यू ऑन बोर्ड फॉर 1920. मैंने बोला अरे ये तो सर 19 बोलते 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स कृष्णा बना रही है. मैंने बोला अरे, बोलते कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. मैंने बोला सर नेकी और पूछ ऐसी कोई बात नहीं होती कि मैं इंटरेस्ट नहीं हो सकता. सी द थिंग इज, एंड एज एन एक्टर यू ऑलवेज नीड एन अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम like a big clan, one of the biggest clans from the industry, so obviously you can't deny it.
And man, it's a wonderful feeling to be a part of 1920 franchise, and you know that you are in good hands, so you are never going to go wrong in it. वो तुम गलत फॉल नहीं करोगे. तो उन लोगों ने तभी मुझे नरेट किया सारी चीज़ें, बहुत खुशी हुई. और भट्ट साहब का तो ऐसा है कि मतलब उनके पास स्टोरीज़ बहुत होती है, तो हर चीज़ के लिए स्टोरीज़ थी, ये ऐसे ऐसे. तो मतलब है ना, मैं इतना मुतासिर हो गया था उस वक्त. मैंने बोला सर, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी ऑन बोर्ड. एंड मैं ये तो एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी. तो तुरंत मैंने घर आया, मैंने बोला कि अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता मैं नहीं बोलूँगा. फिर उसके बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है. एंड द फर्स्ट डे तो उसी तरह से मतलब ये चीज़ें हुई. हालांकि मुझे ऑडिशन देना नहीं पड़ा, बट द थिंग इज़ ना, एक छोटा सी जो स्केच होता है वो परफॉर्म करना पड़ा था थोड़ी देर के लिए ऑफिस में. विक्रम सर के ऑफिस में महेश भट्ट सर भी थे, तो ऐसे था, और कृष्णा भी थी उस वक्त. फिर मैंने पहला शो किया था जो कि 2010 में था, बालाजी के साथ किया था. वो एक ही शो किया था मैंने, टीवी शो सबसे पहले. और वो लेकिन घंटों घंटों शूटिंग चलती थी. एंड लाइक कितनी मोहब्बत है सीज़न 2 वो चलता था उसमें, तो घंटों घंटों शूटिंग चलती थी. मैंने बोला यार ये तो टेक्निकलिटी सीखने बहुत मिलती थी. तो वो हो गया, वो ख़त्म हो गया उसमें. फिर 2017 में मेरा एक शो आया था सीक्रेट गेम्स, जो कि नेटफ्लिक्स का सबसे पहला शो था, इंडियन वेब सीरीज़ सीक्रेट गेम्स पे, जिसमें मैं बड़ा बदरिया का किरदार निभा रहा था, और जो कि इट वाज अ बिग हिट. 10 से 17 सो बेसिकली उसके हाल ही में मतलब सो टाइम ऐसा निकल गया था कि मैंने टीवी शो करने के बाद ऐसा हुआ था कि थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि टीवी शो बहुत ऐसा लग रहा था कि पर्सनल चीज़ें वो नहीं हो पा रही थी. घंटों घंटों मैं सेट पर ही रहता था, काम किया करता था. नो डाउट मज़ा आता था, पैसे मिलते थे, मैं टेक्निकलिटी सीखने मिलती थी. एज एन एक्टर आपको, अगर आप टीवी सीरियल करते हो तो आपको टेक्निकलिटीज़ बहुत सीखने मिलती है कि लाइट्स कौन सी लेनी है, कौन सी फ्रेम लगी है, कैसे लेंसेज, ये बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है जो मतलब डायरेक्टली आप अगर आ जाओगे तो वो सब नहीं होता है. तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था. लेकिन उसके बीच में भी मैंने एक और शो किया था जिसमें कैमियो किया था मैंने, इश्क बास करके, स्टार प्लस पे. वो मेरा ख्याल है कि वो 2016 में किया था मैंने. हाँ, तो वो था. और उसके बाद फिर तुरंत वो, और बीच में फिर से मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था थोड़े टाइम के लिए. एंड आई वाज ट्राइंग. मैं सोच रहा था कि कोई मूवी मिले. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा था. और चीज़ें क्या होती है कि जब नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो जो है वो आना कम हो जाता है, और फिर आप सोचते हो कि अभी कुछ ना कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से फिर मुझे पैसे कमाने के लिए प्रिंट शूट्स फिर से लेने पड़े, मॉडलिंग फिर से असाइनमेंट्स लेने पड़े इधर से उधर. फिर वापस से हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार वापस से एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए ठीक है एक टीवी शो कर लेता हूँ. तो उस वक्त मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, फेमस शो था, तो मैंने एक कैमियो कर लिया था उसने 1 महीने का. ठीक है, कौन से शो में? इश्क बास का था. इश्क बास था शो एक. और उसके तुरंत बाद में जब इश्क बास का शूटिंग कर रहा था तो मुझे मुकेश छाबड़ा की तरफ से, मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी से कॉल आया कि आपको ऑडिशन करना है इस पार्ट के लिए, बड़ा बदरिया के पार्ट के लिए, सीक्रेट गेम्स के लिए. मैंने बोला यार ये तो मज़ा ही आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने तुरंत किया. और उस वक्त मतलब 2 ही दिन में मुझे पता चल गया दैट आई एम डूइंग दैट पार्ट. और गनीमत एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब वो मेरा पार्ट है ना जो इश्क बास में उस तक ख़त्म ही हो रहा था, और 1 हफ्ते में मुझे सीक्रेट गेम्स की शूटिंग शुरू करनी थी. तो एक वो चीज़ हो गई. सीक्रेट गेम्स ख़त्म हुआ, उसमें लोगों ने काम सराहाया. उसके बाद मैंने ZEE5 पे एक सीरीज़ की थी, बॉम्बर्स नामक. फुटबॉल के ऊपर कहानी थी पूरी तरह से. कलकत्ता में एक चंदन नगर करके जगह है, फुटबॉल बेस्ड कहानी थी, जिसमें मैं एक फुटबॉल प्लेयर का किरदार निभा रहा था. उसके बाद मैंने MX प्लेयर पे एक मत्स्य कांड नामक सीरीज़ की थी, जो कि वो भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई थी बहुत, रवि दुबे के साथ. वो भी बहुत अच्छी की है. और उसके बाद मैंने एक मूवी की थी, उसमें भी एक मैंने कैमियो किया था विकास खन्ना के साथ. विकास खन्ना ने डायरेक्ट किया है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है. इट्स टेकिंग द राउंड्स ऑफ द फेस्टिवल्स. द इमेजिनरी रेन शबाना मैम के साथ है, शबाना आज़मी. तो वो मेरी आंट प्ले कर रही है उसमें. आई वाज प्लेइंग अ कैमियो इन दैट. द मेन पार्ट इज़ प्लेड बाय शबाना मैम. तो वो मैंने कैमियो किया था. वो फेस्टिवल के राउंड्स ले रहे हैं अभी, तो रिलीज़ नहीं हुई है अब तक. और उसके बाद एक 1920 हैपेंड देन. लास्ट ईयर ही मैंने इसकी शूटिंग शुरू की थी. फिर ये उसके साथ सैमल्टेनियसली 2 सीरीज़ और है मेरे पास.
जो कि है एक जियो स्टूडियोज़ की है, मून वॉक करके, और एक है BBC स्टूडियोज़ के साथ, अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ, जो कि है 36 डेज मर्डर मिस्ट्री है, डायरेक्टेड बाय विशाल फूरिया, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। आपने सुना होगा छोरी जिन्होंने डायरेक्ट की है, अभी उनकी हाल ही में छोरी 2 भी शूटिंग ख़त्म हुई है नुसरत भरूचा और सौरभ गोयल के साथ। तो उनके साथ मैंने 36 डेज नामक एक सीरीज़ की थी, वेल्श ड्रामा है, उसके इंस्पायर्ड यहाँ पे उन लोगों ने BBC स्टूडियोज़ ने यहाँ पे सीरीज़ बनाई है 36 डेज। हॉरर फिल्म है 1920 जी। कभी आप कास्टिंग का उसका शिकार हुए हैं? शुरुआत मैंने 18 साल की उम्र में की थी एक्चुअली ग्लैडरैक्स के साथ, ठीक है। तो उस वक्त तो हालांकि ऐसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तुरंत ग्लैडरैक्स के बाद में ऐसे होता है कि मतलब तुम्हारे पास सब लोग, तुम्हें जो कोरियोग्राफर्स हो, डिज़ाइनर्स हो, वो लोग तुम्हें जानने लग जाते हैं कि अच्छा हाँ ये है, इसने ग्लैडरैक्स किया है। तो तभी ग्लैडरैक्स का बहुत नाम हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती थी, तो मीटिंग्स होती थी, ये सारी होती थी, बहुत सारे स्टाइलिस्ट होते थे तभी, और तभी की बात कर रहा हूँ, कोरियोग्राफर्स होते थे, फिर बाद में डिज़ाइनर्स होते थे। तो लिटरली मतलब वो एक बात आती थी, अच्छा यू नो व्हाई डोंट यू we'll actually make you like a supermodel and stuff like that, why don't you do this and that and everything, I mean like why don't you be with me। मतलब एक ऐसा हो गया था कि एक ने लिटरली मुझे ऐसे घर पे बुलाया, हाँ मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लिटरली उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और बातें की ऐसे ऐसे, और फिर मेरे करीब आके बैठ गए, ठीक है, मेरे बिल्कुल करीब आके बैठ गए और बोले कि दानिश व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, ठीक है, एंड देन आई विल मेक यू अ सुपर मॉडल एंड देन यू विल गेट कार एंड एवरीथिंग। मैंने बोला सर एक्चुअली मैं ये सब नहीं करता हूँ और मैं ये सब चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, और अब जब तक कि कार का सवाल है मैं कार में ही आया हूँ अपनी, सो या और एक ने तो मतलब ड्यूरिंग द एक शो के वक्त वो बोलते कि अरे मैं तो तुम्हें शो ओपन करने नहीं दूंगा, यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, मतलब तुम ऐसे नाटक कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, यू थिंक वी आर वेरी गुड, आई वोंट लेट यू ओपन द शो। मैंने बोला इट्स ओके, डोंट लेट मी ओपन द शो, आई वोंट डू द शो। मैं बोलते ऐसे ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, ये दिस एंड दैट, एंड देन अच्छा कम फॉर डिनर इन माई थिंग, आई हैव गॉट अ स्वीट एंड स्टफ। होते थे पहली वाली ये कोई एक दो तो कोरियोग्राफर थे और एक कपल ऑफ डिजाइनर्स आल्सो। उन्होंने कहा था मुझे डेट करोगे तो सुपर मॉडल बना सर दैट वाज अ कोरियोग्राफर, दैट वाज अ कोरियोग्राफर। तो वो थे, अभी पता नहीं उनका कहाँ है, कोई खैर खबर ही नहीं है उनकी। तो मेरे ख्याल में उनके साथ तो फिर मैं अचानक से आई वाज सो स्कैंडलाइज। मैंने बोला एक तो मैं 19-20 साल का हूँ उस वक्त और मुझे समझ में नहीं आया, बोले ये क्या हो रहा है ये सब ऐसे को तो कुछ मैं बोला कि थैंक यू सर, इट वाज लवली मीटिंग यू, ओके। और जब बॉलीवुड फिल्मों के लिए या टीवी के लिए ऑडिशन देना शुरू जी किया आपने, तब कभी ऐसी बात किसी ने की आपके साथ? नहीं, ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब आई एम श्योर कि बहुत लोगों के साथ होता होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, किसी ने मुझे उस तरह से अप्रोच नहीं किया है, टू बी रियली ऑनेस्ट। जो भी मुझे काम मिला था एक्चुअली मल्टीपल ऑडिशन राउंड्स पे मिला था, पहला शो भी जो मिला था वो बिल्कुल ऑडिशन के बेसिस पे मिला था। ऐसी कोई चीज़ हालांकि एक्टिंग में तो नहीं हुई थी। मैं जानता हूँ कि मतलब बहुत सारे किस्से सुनने मिलते हैं बहुत लोगों से कि हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा, इस वक्त ऐसा माहौल ये हो गया है कि कभी कभी है ना, आपको कोई बहुत सी जगहों पे काम मेरिट पे नहीं मिलता है, मेरिट पे नहीं मिलता है, या कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा हो। इंस्टाग्राम पे ऐसा चाहिए कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा होनी चाहिए तो ही आपको काम मिलेगा। मेरे साथ ऐसे हो चुका है, टू बी रियली ऑनेस्ट। लिटरली मेरा काम बहुत अच्छा लगा, ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हुई, लेकिन फिर बाद में वो लोग पलट के बोलते हैं कि आपकी फॉलोइंग, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल क्या। मैंने बोला इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जान के क्या करोगे, आपको पिक्चर चाहिए, मैं पिक्चर्स भिजवा देता हूँ आपको भेज देता हूँ, मैं डायरेक्टली मेल कर दूँगा। तो कहते हैं कि नहीं, देखना चाहते हैं कि आपकी फॉलोइंग क्या है, अट्रैक्शन क्या है। तो जब उन लोगों को पता, मैं हार्डली एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे को सोशल मीडिया का मतलब वैसा नहीं है कि मतलब मेरी पर्सनल लाइफ मेरे को पूरी तरह से उस पर पोर आउट करना है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया भी जाता था क्योंकि फॉलोइंग नहीं है, ट्रैक्शन नहीं है। बोले कि आपकी फॉलोइंग नहीं है, वी नीड समवन हु हैज़ गॉट अ ग्रेट फॉलोइंग। तो मैंने बोला फिर हम एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? एक्टिंग का तो काम, एक्टर का काम एक्टिंग करना होता है ना, तो आपको फॉलोइंग क्यों देखनी है उसमें? तो ठीक है, वो मॉडलिंग में बहुत हुआ करता है। तो बेसिकली ना मतलब कुछ काम नहीं है कोई ज़बरदस्ती का, नहीं उसका कोई मतलब नहीं होता कि नहीं वी वांट टू सी योर बेयर बॉडी, हाउ यू लुक लाइक इन योर बेयर बॉडी। उसका कोई मतलब नहीं होता कभी। ये रैंडमली किसी को भी चुल होती है ना, वो या तो कोई कोऑर्डिनेटर्स हो जाएगा या कोई भी होगा बेसिकली, तो कोई भी मांग लेगा। वो किसी का भी मन करता, अरे वो ये पहले बहुत हुआ करता था, ये पहले, अभी मेरे ख्याल में ना कुछ सालों में ना ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मैं बात बता रहा हूँ 2011, 2012, 2010 तभी के वक्त बहुत हुआ करता था। कोई भी उठ के ऐसे बोल दे, अरे यू नो क्लाइंट रियली लव्स यू बट द थिंग इज ना ही वांट टू सी यू बेयर बॉडी, यू नो ही वॉन्ट्स टू सी हाउ एग्जैक्टली यू लुक इन योर बेयर बॉडी। मैंने बोला कि ये कैरेक्टर तो उसका, ये मॉडलिंग के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है। नो बट द थिंग इज ही वॉन्ट्स टू सी ना कि मतलब हाउ यू लुक इन दैट। मैंने बोला ओ अच्छा, लेकिन उसका तो मतलब ही नहीं होता है बेयर बॉडी का। नहीं, यू हैव टू सेंड इट, यू नो ही हैज़ टू सी हाउ एग्जैक्टली यू आर शूटिंग। एंड अच्छा भाई तू मुझे मेरा काट रहा है अभी, ठीक है समझ गया ये पता, ये मैं जानता हूँ, मेरे को कितनी बार मैसेजेस ये आए थे पहले कि प्लीज़ सेंड योर बेयर बॉडी शॉट्स, यू नो, एंड सेंड प्रॉपर ओनली इन योर शॉर्ट्स, ओके। सो ही वांट्स, द क्लाइंट वांट्स टू सी योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। मैंने बोला व्हाई ही वांट्स टू सी माई अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी? मेरे बोला वो तो कोई दूसरा का वो है, टीवीसी या कोई दूसरा भी प्रिंट शूट है। कुछ महीनों में मेरी एक और सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है जो कि है बीबीसी स्टूडियोज़ के लिए, अपलॉस एंटरटेनमेंट के लिए, 36 डेज़ दैट्स अ मर्डर मिस्ट्री डायरेक्टेड बाय विशाल फूरिया। नेहा शर्मा है उसमें, पूरब कोहली है और भी कई एक्टर्स हैं। और उसके बाद एक और है मून वॉक जियो स्टूडियोज़ पे, जो कि अजय भुयान ने डायरेक्ट की है, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ मत्स्यकांड में। तो उन्होंने डायरेक्ट की है, उसमें कैमियो है, लेकिन ऐसा अगर सीरीज़ बहुत अच्छा वो करती है, परफॉर्म करती है, तो बेसिकली ये सेकंड सीजन में एंटागनिस्ट होगा। ये है, एक और है विकास खन्ना के साथ, जो कि विकास खन्ना खुद ने डायरेक्ट की है, द इमेजिनरी रेन, जो कि इट इज़ टेकिंग द राउंड ऑफ द फेस्टिवल्स नाउ। सो होपफुली चीज़ें अच्छी दिख रही है, होपफुली और लोग मेरा काम सराहे और मौका मिले आगे भी लोगों को खुश करने का। क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच संजय जी।